देखिए, अणु के प्रत्येक प्रोटॉन के लिए हम देख चुके हैं कि रासायनिक या इलेक्ट्रॉनिक वातावरण भिन्न भिन्न होता है, जिससे उस प्रोटॉन के लिए परिरक्षण या विपरिरक्षण प्रभाव भिन्न भिन्न परिलक्षित होते हैं। इससे अवशोषण की आवृत्तियाँ भी भिन्न भिन्न वातावरण में उपस्थित प्रोटॉनों के लिए भिन्न भिन्न होगी और संकेतों में ज़्यादा अंतर नहीं होगा, क्योंकि सभी हाइड्रोजन के नाभिक हैं या हाइड्रोजन एटम्स हैं या प्रोटॉन हैं, तो उनको मापना कठिन हो जाता है। तो देखिए, विलयन में केमिकल शिफ्ट रिजेंट मिलाए जाते हैं। ये एक प्रकार के संदर्भ यौगिक हैं जिनकी थोड़ी सी मात्रा नमूने में मिला देते हैं और इससे बहुत अधिक संकेत पास होने पर भी हम उनके अंदर अंतर स्पेक्ट्रम में देख सकते हैं। तो और उस संदर्भ जो हमारा यौगिक होता है उसका जो संकेत आता है उसके साथ या उसे तुलना करते हुए हम बाकी सभी प्रकार के प्रोटॉन को की स्थितियाँ देखकर उनके रासायनिक वातावरण की तुलना कर सकते हैं और इसी तुलना से हम उस यौगिक की संरचना को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो देखिए, ये शिफ्ट रिजेंट के सापेक्ष संकेत कितना दूर है उसको हम कहते हैं रासायनिक शिफ्ट, केमिकल शिफ्ट कहते हैं। रासायनिक श्रुति भी इसका नाम है। तो इसको डिफाइन किया गया, देखिए यहाँ पर, कि विभिन्न इलेक्ट्रॉनीय वातावरणों में किसी उपयुक्त संदर्भ यौगिक से नाभिकों के अनुनाद संकेतों का पृथक्करण रासायनिक श्रुति कहलाता है। चूँकि संदर्भ को के सापेक्ष स्थितियों का मेजरमेंट किया जाता है और संदर्भ इस प्रकार का होना चाहिए कि जिससे हम बड़ी आसानी से उन भिन्न भिन्न वातावरण, इलेक्ट्रॉनिक वातावरण में स्थित प्रोटॉनों को निर्धारित कर सकें। तो टेट्रामेथिलसिलेन, जिसकी बात मैंने आपसे पिछले लेक्चर में भी की थी, TMS कहते हैं, वो सर्वाधिक उचित और व्यापक रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला संदर्भ यौगिक है। कारण इसके क्या है कि देखिए, इसमें 12 समतुल्य प्रोटॉन हैं जो सुस्पष्ट है और तीव्र एकल संकेत देंगे। सभी के वातावरण में कोई चेंज नहीं, सारे प्रोटॉन एकदम एक जैसे सदृश है, इसलिए 12 ही प्रोटॉनों का एक ही संकेत आता है, एक ही जगह, एक ही प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक वातावरण है, इसलिए 12 ही प्रोटॉन समतुल्य एकल संकेत देते हैं। उसके अलावा देखिए, TMS एक ऐसा पदार्थ है जिसकी बहुत अल्प मात्रा उपयोग में लाई जाती है और कार्बनिक यौगिकों की तुलना करने पर ये अधिक रेडियो आवृत्ति पर अवशोषित करता है, यानी कि इसके प्रोटॉन सर्वाधिक परिरक्षित होते हैं। ये रासायनिक रूप से अक्रिय है और अधिकांश कार्बनिक विलायकों में विलयशील है। ये चुंबकीय रूप से विषमदेशिक है और ये वाष्पशील है। 27 डिग्री इसका बॉइलिंग पॉइंट है, तो नमूने से बहुत आसानी से अलग कर सकते हैं और अधिकांश ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, ये रिजेंट्स में विलयशील है। TMS जल में अविलय है और अतः जल या ड्यूटेरियम ऑक्साइड में विलय करने के लिए दूसरे प्रकार के संदर्भ यौगिक का उपयोग लिया जाता है और उसका नाम है, देखिए, 2,2-डाइमेथिल 2,2-शिलापेंटेन सल्फोनेट, DSS कहते हैं इसको। ये उपयोग में लाया जाता है, जो जल में भी विलयशील है और ड्यूटेरियम ऑक्साइड में भी ये कंपाउंड विलयशील है और इसके संकेतों में कोई बाधा नहीं आती है। हालांकि देखिए, ध्यान रखने की चीज़ है कि इसका संकेत सर्वाधिक दाईं ओर प्राप्त नहीं होता है ना, लेकिन फिर भी
इसका संकेत अपनी जगह कांस्टेंट होता है और उससे हम इसकी तुलना कर सकते हैं। देखिए केमिकल शिफ्ट को हम कैसे रिप्रेजेंट करें ये बताने के लिए द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल शिफ्ट, संकेत में देखिए विभिन्न अनुनादों में दूरी को हर्ट्ज में बताया जाता है। देखिए संकेत जो होते हैं वो हर्ट्ज में डिवाइडेड है, रेडियो फ्रिक्वेंसी हर्ट्ज में डिवाइडेड है और प्रोटॉन संकेतों की हर्ट्ज में ये दूरी अनुप्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर डिपेंड करती है। उदाहरण के लिए यदि 1.41 टेस्ला का अनुप्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र है तो 60 मेगाहर्ट्ज के आसपास अनुनाद होता है, लेकिन 2.35 टेस्ला का अगर आप अनुप्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र लेंगे तो ये 100 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति पे होगा। तो देखिए हम इसको अगर कंपेयर करें आवृत्तियों को और उसकी दोनों आवृत्तियों 100 और 60 की, तो 100/60 मेगाहर्ट्ज इज इक्वल टू 2.34 टेस्ला कह दें या गोस में कहें 23,500 14,100 गोस, तो 5/3 होता है इसका। अर्थात दोनों संकेतों के लिए अगर आप 100 मेगाहर्ट्ज परिधि में संकेत लेते हैं तो उसका संकेत 60 मेगाहर्ट्ज की तुलना में 5/3 गुना अधिक होगा। और अतः भिन्न भिन्न चुंबकीय क्षेत्र में सामर्थ्य वाले स्पेक्ट्रोमीटर का जब उपयोग करते हैं तो प्रेक्षणकर्ता के सामने बहुत बड़ी भ्रांति उत्पन्न हो जाती है। वो कभी सारी चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि वो 60 मेगाहर्ट्ज तो संकेत कहाँ आएगा, उसको बराबर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। और इसलिए आवश्यक है कि रासायनिक शिफ्ट को हम किसी ऐसे यूनिट या पैमाने में प्रदर्शित करें कि जिसमें अनुप्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता प्रभावित नहीं करती हो। इसके लिए प्रोटॉनों के संकेत को टीएमएस संकेत से हर्ट्ज में दूरी को एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर में मेगाहर्ट्ज की अनुप्रयुक्त आवृत्ति से विभाजित करके 10⁻6 यानी पार्ट पर मिलियन करने के लिए पीपीएम करने के लिए 10⁻6 से गुणा कर देते हैं। तो इस प्रकार एक विमाहीन राशि प्राप्त होती है जो रेडियो स्पेक्ट्रोमीटर की रेडियो आवृत्ति एवं चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता पर निर्भर नहीं करती है। बड़ी आसानी से हम एक फिक्स और कांस्टेंट रेडियो फ्रिक्वेंसी मतलब शिफ्ट का निकाल सकते हैं। डेल्टा से इसको हम केमिकल शिफ्ट को डिनोट करते हैं कि डेल्टा इज इक्वल टू टीएमएस से प्रोटॉन के संकेत की प्रेक्षित दूरी हर्ट्ज में टेट्रामेथिलसिलेन से टीएमएस से संदर्भ यौगिक से डिवाइड बाय स्पेक्ट्रोमीटर की प्रचालन आवृत्ति मेगाहर्ट्ज में कितने पे उसको प्रचालित कर रहे हैं और इंटू 10⁻6। उदाहरणार्थ बेंजीन के लिए रासायनिक शिफ्ट का मान 2181 हर्ट्ज है जबकि उपकरण की प्रचालन आवृत्ति 300 हर्ट्ज है। तो डेल्टा स्केल पर देखिएगा 2181 डिवाइड बाय 300 इंटू 10⁻6 हर्ट्ज हो गया, मेगा हर्ट्ज इसलिए, और वापस उसको 10⁻6 कितना 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपस में कट गया और 7.27 ppm उस संकेत की आवृत्ति आ गई है। इस प्रकार हम बड़ी आसानी से आवृत्ति को निकाल लेते हैं। अब देखिए आगे कि रासायनिक शक्ति को हर्ट्ज में तथा उपकरण की प्रचालन क्षमता को मेगा हर्ट्ज में प्रदर्शित किया गया है। अतः डेल्टा की इकाई क्या हो गई है, मिलियन हो गई है, यानी पार्ट पर मिलियन ppm। डेल्टा संकेत में टीएमएस का संकेत 0 ppm माना गया है और उसके सापेक्ष प्रोटॉन की शक्ति को बढ़ाया जाता है और जो दूरी बढ़ती है हम उसको बढ़ाते रहते हैं और 10 के लगभग तक मैक्सिमम संकेत आ जाते हैं। तो 0 से 10 तक इसको हम इक्वल स्पेस में डिवाइड कर देते हैं और जहाँ जहाँ जिस प्रोटॉन की हमारी परिरक्षण क्षमता है उसके अनुरूप वहाँ से शिफ्टिंग हो जाएगी, संकेत की डिस्टेंस आ जाएगी वहाँ पे। और इसको हम टो वैल्यू में भी निकाल देते हैं। कई बार टो इसका उल्टा होता है, 10 - डेल्टा को टो कहते हैं, यानी ये स्केल एक और है लेकिन डेल्टा अपने आप में ज़्यादा सूटेबल है क्योंकि देखिए एल्डिहाइड जैसी जो हमारे कंपाउंड होते हैं एस्टिल्डिहाइड उनका 13 ppm तक जाता है तो वहाँ टो निकालना मुश्किल हो जाएगा, उल्टा चलना पड़ेगा। तो इसलिए ये हमारा एक और तरीका है। और निम्न चित्रों में देखिए आप डेल्टा और टो को एक साथ निरूपण कर सकते हैं। हम देखिए आप यहाँ पर इस चित्र को ध्यान से देखिएगा, 60 मेगाहर्ट्ज का ऊपर है, 100 मेगाहर्ट्ज का नीचे है। तो देखिए 0 रखा है इस पर डेल्टा को इस तरफ से, यहाँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रखा है। और अगर इधर से देखते हैं तो यहाँ पे वापस ये 60 मेगाहर्ट्ज पे 0 1
हैं